हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज जीके का सेट नंबर यहाँ पे 9 में कराने वाला हूँ, जहाँ के पूरे 100 क्वेश्चन होंगे। इसके जितने भी पार्ट है 1 to 8 तक आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो अवेलेबल हैं, या फिर आप टेलीग्राम लिंक यहाँ पे देख रहे होंगे, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, जहाँ पे जो भी अपडेटेड होगा नया वीडियो का PDF का यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले, सेट शुरू करने से पहले आज का जो इम्पोर्टेंट बात क्या है वो है यहाँ पे PDF को लेकर। जिनको करंट अफेयर्स की PDF चाहिए जनवरी से लेकर, ठीक है, जनवरी से लेकर जुलाई तक की PDF आपको अवेलेबल है। 7000 करंट अफेयर्स सीरीज का नाम है, इसका 2023 का है। 70 रुपये पे करके आप ले सकते हैं। और 11,000 जीके है, GS है, स्टैटिक जीके का पूरे 11,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, जिसका PDF प्राइस है 200 रुपये, ठीक है। तो 200 रुपये और 70 रुपये पे करके ले सकते हैं। अगर जो लोग दोनों PDF एक साथ लेंगे, सिर्फ 250 रुपये पे करेंगे, उनको ये PDF मिल जाएगा। कैसे लेना है PDF को यहाँ पे देख सकते हैं। आपका व्हाट्सअप नंबर है और आपका पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे सेम नंबर है। इस नंबर पे आप पेमेंट करिएगा। पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको विदिन सेकेंड आपको आपके व्हाट्सअप पे दोनों के दोनों PDF 250 में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज का महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। पहला सवाल, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? आपका रॉबर्ट क्लाइव था। अब इसका जो शासनकाल था ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक पहला इसका शासनकाल रहा। फिर उसके बाद ये 3 साल का यहाँ पे इसका रहता है शासनकाल। फिर उसके बाद 1765 से 1767 तक 2 साल का है ना। कुल मिलाकर 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। पहले 3 साल, फिर बाद में 2 साल। और ध्यान रखिएगा, इसी 1757 में क्या हुआ था आपका, जो हुआ था आपका यहाँ पे प्लासी का युद्ध, ठीक है। इसी 1757, इसलिए यहाँ पे मैंने बताया कि ये डेट याद रखने से आपको प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो आपको रिलेट करने में आसान हो जाएगा। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और 1757 से 60 के बीच में इसका शासनकाल होता है। तो 1757 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को होता है। और अंग्रेजी सेनापति इसमें कौन होता है? रॉबर्ट क्लाइव होता है। अंग्रेज की तरफ से जो इसका सेनापति होता है रॉबर्ट क्लाइव होता है, ध्यान रखिएगा। खुद ये रॉबर्ट क्लाइव होता है। तथा बंगाल का नवाब कौन होता है? इस समय सिराजुद्दौला होता है। इसके बीच में ये युद्ध होता है, जिसमें कि सिराजुद्दौला की हार होती है। अगर पूछ लिया जाए कि ये युद्ध का कारण क्या था, यहाँ पे कारण था, इस युद्ध का कारण भी था आपका काल कोठरी की त्रासदी या ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसका मुख्य कारण था इस युद्ध का होने का कारण, ठीक है। 23 जून 1757 को ये युद्ध होता है। और ये काल कोठरी की जो घटना होती है, इसके 1 साल पहले जस्ट 20 जून 1756 को ये युद्ध ये जो घटना होती है, जिसका क्या होता है, परिणाम ये होता है कि प्लासी का युद्ध होता है। अगर पूछा जाए कि बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने लाया था? आपका रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था। तो बंगाल में द्वैध शासन, ये द्वैध शासन है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। और काल कोठरी की ये ट्रेजेडी एक्चुअली में था, इन सारे बात पर एक नज़र आगे देखेंगे। तो 4 आपके पॉइंट थे, ध्यान रखिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर, द्वैध शासन, प्लासी का युद्ध, काल कोठरी, ये सब के बाद आते हैं प्लासी युद्ध का कारण। अभी जैसा कि मैंने बताया था, प्लासी युद्ध का कारण था काल कोठरी की त्रासदी, ठीक है, काल कोठरी की त्रासदी। और इसके बारे में क्यों होता है आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले 1757 से लेकर, ठीक है, 1757 से लेकर जो इसका कार्यकाल था 1760 के बीच में और क्या घटना होता है। एक तो प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 में, ठीक है। बेदरा का युद्ध होता है, इसी के शासन के समय होता है। बेदरा का युद्ध 1759 की समय की बात है, अंग्रेज और डचों के बीच में होता है। इसमें डच की हार होती है, भारत से इसको जाना पड़ता है ना। डचों की इसमें हार होती है और फाइनली यहाँ से भारत से इसको जाना पड़ता है। और डच को अगर बात बोले, डच को किस नाम से जाना जाता था, तो होलैंड या नीदरलैंड के नाम से जाना जाता था पहले। और ये सवाल एग्जाम में पूछा भी गया है कि डच को किस नाम से पहले जाना जाता था, होलैंड या नीदरलैंड के नाम से जाना जाता था। तो डच का भारत में आना किसके नेतृत्व में हुआ था? ये कार्नेलियस है, ठीक है, कार्नेलियस हॉटमैन के जो नेतृत्व में ये भारत में आता है। अब देखिए यहाँ पे जो हो रहा है, रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल है 1757 से 60 में। तब 1757 प्लासी युद्ध यहाँ पे हुआ है। 59 में देख लीजिए बेदरा का युद्ध होता है। और 1760 में क्या होता है? बांडीवास का युद्ध होता है। 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, और यहाँ से फ्रांसीसी की यहाँ पे हार होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? फ्रांसीसी की हार होती है। अगर पूछा जाए बांडीवास का जो युद्ध होता है 1760 में, इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कौन करता है? आयरकुट करता है। वहीं फ्रेंच का नेतृत्व कौन करता है? काउंट लाली कर रहा था, जिसमें कि फ्रांस की हार होती है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे
फ्रांसीसी की बात होती है, यहाँ फ्रांसीसियों की हार हो जाता है किसमें, 1760 का वांडीवास का युद्ध है ना, वांडीवास का युद्ध में इसका क्या होता है, हार होता है। लेकिन आज़ादी के बाद भी भारत के पौंडीचेरी क्षेत्र जो है इस पर कब्जा इसका रहता है, और 1954 तक भारत में पौंडीचेरी शहर पर इसकी कब्जा रहता है। इसके बाद यहाँ से ये जाता है। आज़ादी के बाद भारत, ठीक है, भारत के गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा कब तक रहता है, तो 1961 तक जो है पुर्तगालियों का कब्जा रहता है। और याद रखिएगा, सबसे पहले भारत में आगमन भी हुआ था पुर्तगालियों का, और सबसे लास्ट में जाता भी है पुर्तगाली, ठीक है। चलिए फिर बात होती है कि ऑपरेशन विजय, ये क्या था। ऑपरेशन विजय 19 दिसंबर 1961 को चलाया जाता है। इस ऑपरेशन के तहत पुर्तगाली को भारत से खदेड़ कर भगाया जाता है। फिर बात होता है कि इसी कारण 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और गोवा को राज्य का दर्जा कब मिलता है, 1987 को इसको गोवा का जो है दर्जा मिलता है, राज्य का दर्जा मिलता है, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले किस कंपनी का आगमन होता है, पुर्तगाली का 1498 में, ध्यान रखिएगा। खेरा का युद्ध, अगर मैं बात करूँ, खेरा का युद्ध कब हुआ था, 1707 ईस्वी में साहू और ताराबाई के बीच में होता है, जिसमें ताराबाई की हार होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अब सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, और 1961 में जाते हैं, सबसे लास्ट में जाते हैं भी पुर्तगाली। ऑपरेशन विजय के द्वारा भारत से खदेड़ कर भगाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं, खेरा का युद्ध होता है 1707 में होता है, साहू और ताराबाई के बीच में होता है। साहू कौन थे, ये जो आपके शिवाजी के जो उत्तराधिकारी कौन थे, संभाजी के पुत्र थे, ठीक है। ये कौन थे, संभाजी के कौन थे, ये पुत्र थे, याद रखिएगा। और संभाजी किसके पुत्र थे, शिवाजी के ये पुत्र थे, है ना। शिवाजी के पुत्र कौन थे, आपके संभाजी के पुत्र हुए आपके साहू, ठीक। तो इनके बीच और ताराबाई के बीच में ये युद्ध होता है, खेरा का युद्ध होता है, ताराबाई की इसमें हार होती है। फिर बात करते हैं पालखेरा का युद्ध कब होता है, 1728 में होता है, बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में होता है, जिसमें निजामुल मुल्क की हार होती है। सवाल यह आएगा कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था, बाजीराव प्रथम था। 1737 ईस्वी में ये आक्रमण करता है, ठीक है। दिल्ली पर आक्रमण बाजीराव प्रथम पहला जो है पेशवा जो आक्रमण करता है 1737 में। और इस समय मुगल बादशाह कौन होता है, मोहम्मद शाह, जिसे क्या रंगीला बादशाह भी कहा जाता था, रंगीला बादशाह भी कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। नाना साहब को किस नाम से जाना जाता था, बालाजी बाजीराव के नाम से जाना जाता था। ये सवाल एग्जाम में आपको पूछ लिया गया है। फिर बात करते हैं झलकी की संधि किसके बीच में होती है, झलकी की संधि होती है बालाजी बाजीराव तथा हैदराबाद के निजाम के बीच में होता है, ठीक है। वही बात करते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है, 14 जनवरी 1761 के बीच में होता है। अफगान आक्रमणकारी अहमद अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर पूछ लिया जाए कि मराठा का नेतृत्व, ठीक है, इसमें मराठा का जो नेतृत्व कौन किया था, पुणे के सदाशिव भाव पेशवा के तहत। इसी हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी बाजीराव की मृत्यु 1761 में हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते, अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने किस मराठा को मैकियावाली कहा था, बालाजी जनार्दन भानु को कहा था। और मराठों का अंतिम पेशवा कौन हुआ, बाजीराव द्वितीय था, ठीक है। मराठों का अंतिम पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय था, ठीक है। और याद रखिए, पेशवा जो था मराठा साम्राज्य में किसको कहा जाता था, प्रधानमंत्री को कहा जाता था, ये भी याद रखिए, पेशवा कहा जाता था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था, यही था बाजीराव द्वितीय। और अंग्रेज और मराठा के बीच में पुरंदर की संधि कब होती है, 1776 में होती है। हॉलैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र कब प्रदान किया था, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ये प्रदान करता है। हालांकि इस समय जो कंपनी का नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होता है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि जिस समय अंग्रेज कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है, 1600 में अंग्रेजों की जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय भारत का शासक कौन था, अकबर था, ये भी ध्यान रखना है आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस एक्ट के तहत होता है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत होता है। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम, ध्यान रखिएगा, आए थे पहले पुर्तगाली, लेकिन जो इसकी स्थापना होती है, ठीक है, स्थापना अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आए थे पुर्तगाली सबसे पहले, ध्यान रखिए 1498 में। वही बात करते पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ बनाया था, मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। पहली बार सूरत में 1608 में प्रयास किया था, ठीक है। सूरत में अंग्रेजों ने अपना प्रथम कोठी तैयार करने की कोशिश की, लेकिन जहांगीर ने क्या इस पर रोक लगा दिया था। तो प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ बनता है इसका, अंग्रेजों का मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में बनता है। वही बात करते हैं पश्चिम तट पर
अंग्रेज़ों ने अपना दूसरा व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? सूरत में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक तो आपका मुस्लिम पट्टम क्षेत्र हो जाता है यहाँ पे पहला, और जो है आपका सेकंड कहाँ खोलता है? आपका सूरत में, ठीक है। यहाँ 1611 में और यहाँ 1613 में, ठीक है। डचों ने भारत में अपनी प्रथम कोठी कहाँ बनाया था? मछलीपट्टनम 1605 में, और दूसरा पुलिकट में। पुर्तगाली जो कि सबसे पहले भारत में आते हैं, अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोलता है? कोचीन केरल में 1503 में। फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ बनाया? सूरत में बनाया था 1668 ईस्वी में। पुर्तगाली सबसे लास्ट में जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, 1961 में भारत से जाते हैं, और ये फ्रांसीसी 1954 में जाते हैं, जो है पौंडीचेरी से, और ये आपका गोवा से, ठीक। चलिए वही बात करते हैं कि भारत में कंपनी का जो है भारत में कंपनी का आगमन का क्रम क्या है? पहले सबसे पहले कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं 1498 में, फिर डच आते हैं 1595 में, फिर अंग्रेज आते हैं 1600 में, फिर उसके बाद अंग्रेज के बाद फ्रेंच आते हैं आपके 1664 में, और लास्ट में आते हैं स्वीडिश, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आता है? पुर्तगाली, और सबसे लास्ट में भी जाता है कौन? 1961 में पुर्तगाली जाता है, ठीक है। और फ्रांस की मैं बात करूँ, फ्रांस जो है फ्रेंच कब जाते हैं? 1954 में, ठीक। भारत में कंपनी का स्थापना क्रम क्या था? आए तो कंपनी, अगर कंपनी का आगमन की क्रम देखा जाए तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच, ठीक है। लेकिन कंपनी का स्थापना होते हैं, पुर्तगाल आते हैं, पुर्तगाल सबसे पहले स्थापना करते हैं, लेकिन डच सेकंड नंबर पे आते हैं, लेकिन उसके पहले अंग्रेज जो है यहाँ कंपनी की स्थापना करते हैं, फिर डच, फिर फ्रांसीसी, ठीक है। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। जेम्स प्रथम का ये राजदूत था। ध्यान रखिएगा, ये चला था वो 1608 में अकबर के फरमान को लेकर दरबार में, लेकिन उस समय क्या था कि अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है, इसे पता नहीं होता है। जब पहुंचा तो देखता है, वहाँ पे देखा जाता है कि जहांगीर उस समय क्या था? वहाँ का शासक था, ठीक है। चलिए, सर टॉमस रो जेम्स प्रथम का राजदूत था, किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। पुर्तगाल का जो कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ध्यान रखिए 1498 में, और पुर्तगाल का जो प्रथम वायसराय कौन था? फांसो द अल्मीडा था। इसने ही वाटरलू पॉलिसी लाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे में लाने वाला सबसे पहला जो था पुर्तगाली कौन था? वो था आपका अल्बुकर्क। गोवा को राजधानी के रूप में किसने बनाया था? तो नीनो डी कोन्हा ने बनाया था। और भारत में प्रिंटिंग प्रेस की, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने वाला भी सबसे पहले कौन था? पुर्तगाली थे। अब आइए यहाँ पे 1757 से 1760 की घटना जो हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में 2-3 युद्ध हुआ था। उसके जस्ट पहले क्या होता है याद रखिएगा, 10 साल पहले, 11 साल पहले एक होता है कर्नाटक युद्ध, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तराधिकार की लड़ाई होती है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच में होता है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। और 1748 में एपा सापेल की संधि से ये युद्ध समाप्त होता है। वही बात करते हैं, कर्नाटक का दूसरा युद्ध होता है 1749 से 54 के बीच में होता है। ये देखिएगा 2 साल के लिए युद्ध, ये 2 साल युद्ध चलता है, यहाँ पे ये 5 साल का युद्ध चलता है, ठीक है। तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध चला था 1749 से 54 में। हैदराबाद तथा कर्नाटक उत्तराधिकार के लिए होता है। और यहाँ पे 1755 में पौंडीचेरी की संधि से ये युद्ध क्या होता है? समाप्त होता है, ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं, कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1756 अर्थात 1757 प्लासी के युद्ध से जस्ट 1 साल पहले कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है। ये 7 साल के लिए होता है, ठीक है। ऐसे भी ट्रिक से याद रखिए, 2 + 5 मिलकर क्या होता है? 7 होता है। और 57 में भी क्या होता है? 1757 में आपका प्लासी का युद्ध होता है। उसके जस्ट पहले कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है 1756 से लेकर 9 से, इसमें 7 साल ऐड कीजिए क्योंकि इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, जो यूरोप में हुआ था। तो ऐसे करके आप कर्नाटक के युद्ध को याद रखेंगे। फिर बात करते हैं, अच्छा, ये कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ था, कौन सी संधि से समाप्ति हुआ था? पेरिस की संधि से 1763 में होती है, और इसके तहत ये युद्ध समाप्त होता है, ठीक। वही बात करते हैं, किस कर्नाटक युद्ध के दौरान सेंट थॉम का युद्ध हुआ था? तो कर्नाटक का प्रथम जो युद्ध होता है, ठीक है, 1748 में ये होता है। फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में होता है, जिसमें कि फ्रांसीसियों से मद्रास छीन लिया जाता है। अब आते हैं, कुछ शासक थे उत्तर मुगल कालीन जो शासक थे, जिनको कुछ उपनाम से जाना जाता, जैसे घृणित कार किसे कहा जाता? फर्रुखसियर को कहा जाता था, ठीक है। शाह बेखबर बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता था, इसका मूल नाम मुअज्जम था। लंपट मूर्ख कहा जाता था जहांदार शाह को कहा जाता, और रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है। फिर बात करते हैं नादिर शाह, जो कि ईरानी आक्रमणकारी था, भारत पर आक्रमण किया 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में ये आक्रमण करता है। तब इस समय भारत का जो मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। वह शासक जो अंतिम बार मयूर सिंहासन पर बैठा था वो था मोहम्मद शाह, क्योंकि ये मयूर जो सिंहासन था वो नादिर शाह क्या लूट कर ले गया, कोहिनूर हीरा भी लूट कर ले गया, ठीक है, मयूर सिंहासन भी ले गया,
तो आखिरी बार बैठने वाला मोहम्मद शाह था, या रंगीला बादशाह भी इसको कहते थे। उत्तर मुगल शासन के दौरान शासक निर्माता किसे कहा जाता था? सैयद बंधु को। अब्दुल्ला खां और हुसैन खां थे। सैयद बंधु कौन थे? अब्दुल्ला खां, हुसैन खां थे। सैयद बंधु को किसने मरवाया था? रंगीला बादशाह या मोहम्मद शाह ने। मयूर सिंहासन जो नादिर शाह ले गया लूट कर, ठीक है, इसको बनवाया किसने था? शाहजहां ने बनवाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण कब होता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इसकी क्या होती है, इस पर नियंत्रण रखा जाने लगा। और बंगाल का अब जो गवर्नर था वो क्या गवर्नर जनरल कहलाने लगा? किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। प्रथम जो गवर्नर था बंगाल का वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, ठीक है। और इसी एक्ट के तहत अब जो बंगाल का गवर्नर था, लास्ट जो अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था, 72 से 74 में, ठीक है। 72 से 1772 से लेकर 74 के बीच में होता है, गवर्नर के रूप में होता है, याद रखिएगा, बंगाल का, ठीक है, बंगाल का गवर्नर के रूप में होता है। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब क्या बंगाल का ही गवर्नर जनरल कहलाने लगा। फिर आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इसके तहत बंगाल का गवर्नर जो था अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, ठीक है। तो 1857 से पहले क्या था? ये चार्टर्ड था, ठीक है, चार्टर्ड एक्ट कहलाता था, चार्टर्ड एक्ट कहलाता था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? ये अधिनियम कहलाने लगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत अब बंगाल का गवर्नर जनरल क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, और पहला बना विलियम बेंटिक। फिर आता है 1858 का अधिनियम। इसके तहत भारत का अब जो गवर्नर जनरल था अब भारत का वायसराय कहलाया, और भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ? कैनिंग हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? माउंटबेटन बना 1947-48 के बीच में। वही स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय, ध्यान रखिए, भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 के बीच में। फिर बात करते हैं 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत 1843 में, ठीक है, दास प्रथा का अंत होता है। किसके द्वारा? एलन बरो के द्वारा होता है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है। और सारे के सारे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वारेन हेस्टिंग के समय होता है, ध्यान रखिएगा। किस वायसराय के अधीन, ठीक है, किस वायसराय के अधीन भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया जाता है? लॉर्ड सेंट डॉन्स के जो है समय, ठीक है। फिर बात करते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो के समय की बात की जा रही है, ठीक है। वही बात करते हैं 1793 का चार्टर्ड एक्ट। अब आइए यहाँ पे 1793 का चार्टर्ड एक्ट क्या होता है? ब्रिटिश कंपनी का शासन अधिकार जो है क्या होता है यहाँ पे? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। 1793 का चार्टर्ड एक्ट के तहत क्या होता है? ब्रिटिश कंपनी का शासन जो है 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। बंगाल का गवर्नर जनरल को बम्बई तथा मद्रास का पर्यवेक्षक के अधिकार दे दिया गया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 20 साल इसमें ऐड करते हैं तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट आता है। ब्रिटिश कंपनी का शासन एक बार पुनः 20 वर्ष बढ़ा दिया जाता है। व्यापारिक जो अधिकार थे, एक का अधिकार वो थे, समाप्त कर दिए जाते हैं इसमें, चीन और चाय को छोड़कर, ठीक है, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर। फिर इसके आगे फिर इसमें 20 साल ऐड करते तो 1833 का चार्टर्ड एक्ट आता है। तो 1793 से ध्यान रखें, 1793 में 20 जोड़ेंगे 1813 होता है, 1813 में 20 ऐड करते हैं 1833 होता है। अब क्या होता है इसमें? फिर से क्या होता है? ब्रिटिश कंपनी का शासन एक बार पुनः 20 वर्ष के लिए बढ़ता है और व्यापारिक अधिकार, एकाधिकार जो था पूर्णतः समाप्त हो जाता है, जिसमें चीन और चाय भी शामिल होता है, सब समाप्त कर दिया जाता है। अब बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कौन से एक्ट? 1833 के एक्ट के तहत। अब आइए वारेन हेस्टिंग का शासनकाल देखते हैं। 1774 से 1785 के बीच रहता है, 9 साल इसका शासन होता है। और इन 9 साल के बीच में क्या क्या चीज़ें होता है इसके शासनकाल में देखिएगा। लेकिन वारेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल था, इसके पहले क्या था? बंगाल का ये पहला गवर्नर जनरल था, लेकिन ये अंतिम गवर्नर भी था, रहा था कब? 1772 से 74 के बीच में, ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किया था, ठीक है। इसने कंपनी को बिहार, बंगाल, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत की जो शासन व्यवस्था था, अब क्या यहाँ पे जो है ना, इसने क्या किया? कंपनी को बोला कि ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत की जो शासन व्यवस्था है कौन संभालेगा? अब कंपनी संभालेगा, ठीक है। तो बंगाल में द्वैध शासन लाया था किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था। और 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको समाप्त कर दिया। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि ये
ये बंगाल में द्वैध शासन लाया किसने? रॉबर्ट क्लाइव। और द्वैध शासन व्यवस्था है क्या ये? इसके तहत जो राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण हो गया आपका, विदेशी मामले के का जो थे, ठीक है, विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। एक तो कंपनी के अधीन हो गए और दूसरा नवाब के अधीन हो गए, है ना। तो दो तरह का शासन हो गया, कंपनी के अधीन सैनिक संरक्षण, राजस्व वसूलने, विदेशी मामले। वही शासन चलाने का अधिकार और जिम्मेदारी था किसके हाथों में था? नवाब के हाथों में था। यही था द्वैध शासन, ठीक है, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था। और समाप्त कौन करता है? किसके शासन में ये समाप्त होता है? ध्यान रखिए, वारेन हेस्टिंग के समय होता है 1772 में। कोर्ट ऑफ जो है आपका है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपका, चलिए यहाँ पे हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको समाप्त किया। फिर आगे बढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में, कहाँ? कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा, प्रथम मदरसा, ठीक है, प्रथम मदरसा कब स्थापित किया था? 1781 में। वही बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था 1782 में। कौन किया था? जोनाथन डंकन ने किया था। किसके इसके द्वारा इसकी स्थापना होती है बनारस में संस्कृत विद्यालय की? 1782 में। और समय किसका शासन था? वारेन हेस्टिंग जो था गवर्नर जनरल था भारत का, ठीक है। गीता का अंग्रेजी अनुवादकार कौन था? विलियम, ठीक है, विलियम विल्किंस था, जो कि, या चार्ल्स जिसको कहते थे। गीता का अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस था, जो कि चार्ल्स, जिसे चार्ल्स भी कहा जाता था। इसको वारेन हेस्टिंग ने संरक्षण दिया था अपने शासनकाल में, ये भी ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। बहुत बार सवाल आया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और किसने किया? 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। आगे बढ़ते, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? जेम्स ऑगस्टम हिक्की ने 1780 में, ठीक है। ये भी वारेन हेस्टिंग का शासनकाल इस समय रहता है, ध्यान रखना है। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब होता है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना होता है 1774 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। तो ध्यान रखिए, वारेन हेस्टिंग का जो काल होता है ना, 1784 से लेकर आपका यहाँ पे 1784 से लेकर 85 के बीच में, इसमें सारी ये सब घटनाएं होती हैं। इसी के शासनकाल के समय एक युद्ध होता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1775 से 1782 के बीच में होता है, ठीक है। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त कौन सी संधि से होती है? सलबाई की संधि से होती है, 1782 में होता है। तो पहले तो 1784 से लेकर, ठीक है, 1774 से लेकर अगर मैं बात करूँ 85 में वारेन हेस्टिंग का शासनकाल था। अब इसी में देखिए 75 में क्या होता है? आंग्ल मराठा युद्ध होता है। फिर 82 में सलबाई की संधि से ये समाप्त होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 के बीच में, और 84 में मंगलौर की संधि से ये द्वितीय आंग्ल मैसूर समाप्त होता है, देख रहे। तो यहाँ पे 74 के जस्ट बाद एक युद्ध होता है, और 85 से पहले एक युद्ध 75 में और 84 में, ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके शासनकाल में होता है? वारेन हेस्टिंग के समय में होता है। आगे बढ़ते, गिरिया का युद्ध कब होता है? 1740 में। किसके बीच में? सरफराज खां को मारकर बिहार के सर सूबेदार अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। तो किसके बीच में? सरफराज खां के बीच में और अली वर्दी खां के बीच में एक युद्ध होता है जिसका नाम है गिरिया का युद्ध 1740 में। और इसी के युद्ध में सरफराज खां हारता है, अली वर्दी खां जीतता है और बंगाल का नवाब बनता है। संगोला की संधि कब होती है? 1750 में होती है, पेशवाओं तथा राजा राम द्वितीय के बीच में, जिसके तहत सारी अहम जो शक्तियाँ पेशवाओं के अधीन हो जाता है। पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा। और राजा राम द्वितीय जो था, राजा राम द्वितीय नाम मात्र का छत्रपति या छत्रपति को राजा कहा जाता था, बना दिया गया था। फिर बात करते हैं सुगौली की संधि कब हुआ था? 1816 में, अंग्रेज और गोरखा के बीच में। इसी के साथ आंग्ल नेपाल जो युद्ध होता है 1814 से 16 के बीच में समाप्त होता है। 1816 में कौन सी संधि होती है? इसके लिए सुगौली की संधि होती है और ये युद्ध समाप्त होता है। अमृतसर की संधि कब होती है? 1809 ईस्वी में, चार्ल्स मेटकॉफ तथा महाराजा रणजीत सिंह के बीच में होता है। बात करते हैं रणजीत सिंह से, एक और सवाल बनेगा, सुकर चकिया मिसल के राजा कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह थे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने, सिखों के दूसरे गुरु थे जो इसकी शुरुआत किया था। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति कौन सा लवन को प्रचलित किसने किया था? गुरु अमरदास, जो कि सिखों के तीसरे गुरु थे। अमृतसर नगर की स्थापना तथा अमृतसर नामक जलाशय को किसने खुदवाया था? गुरु रामदास, जो कि सिखों के चौथे गुरु थे। और अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदिर साहब का निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु थे। याद रखिए इसको, जहांगीर ने इनको मरवाया था, याद रखिए कौन? सिखों के 5वें गुरु को, गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था? जहांगीर ने मरवाया था। और सुगौली की संधि भी मैंने बताया कि 1816 के बीच में होता है। आंग्ल नेपाल युद्ध का इससे अंत होता है, याद रखिएगा। तो गाइस यहाँ पे जितने के इंपॉर्टेंट सारे सवाल थे मैंने 100 करा दिए हैं।
इसके सारे के सारे पार्ट 1 से लेकर आप 8 तक देख लीजिए, वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या टेलीग्राम पर आप जाके देख सकते हैं। जिनको पीडीएफ खरीदना है वो पीडीएफ खरीद सकते हैं, 200 रुपये पे कीजिएगा, ठीक है। 200 रुपये पे करके आप जीके जीएस वाली जो पीडीएफ है, लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन है, आप उसको ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।